पसंद करती थी और वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन हमारे खानदान वाले एक दूसरे के दुश्मन थे और कभी भी शादी ना हो सकती। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया कि वो मेरे भाई से लड़ाई करेगा और झूठ मूठ मर जाने का नाटक करेगा और उसके खानदान वाले बदले में वनी में मुझे मांग लेंगे और किसी नौकर के साथ ब्याह देंगे, लेकिन वो नौकर की जगह निकाह कर लेगा। और फिर हमने ऐसा ही किया और मैं वनी हो गई। मेरा निकाह भी हो गया। फिर जब मैं रुखसत हुई तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर्स की जगह बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। और फिर जब मेरा शौहर कमरे में आया और उसने घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम महानूर है। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है। घर में सब मुझे प्यार से कभी नूरी तो कभी माही पुकारते थे। मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। कोई जरा सा भी मुझे डांट देता या कुछ कह देता तो सब मुझे मनाते और आगे पीछे फिरते थे। मेरे 2 बड़े भाई थे, सब मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे। मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती थी। 2 बेटों के बाद अम्मा को बहुत ख्वाहिश थी बेटी की, पर बाबा कहते मुझे बेटियां बुरी नहीं लगती, बस उनके नसीब से डर लगता है। दादी अम्मी आए दिन पोती के लिए दुआएं करती और फिर मैं पैदा हुई। मेरे पैदा होने पर पूरी हवेली में एक जश्न मनाया गया था। मेरे नाज नखरे उठाए जाते, भाई भी मुझसे बड़ा प्यार करते। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरी मामा की नसीहतों में भी इजाफा हो रहा था। मैं घर भर की लाडली थी। मुझे भला क्या परवाह थी। अपने बड़े भाई के साथ उन्हीं के स्कूल में जाती। सब हंसते, पर मैं खुद को लड़का समझती थी। जब क्लास में लड़के हंसते तो मैं भी साथ हंसती। मुझे तब पता नहीं था कि ये क्यों हंसते हैं। स्कूल वालों ने बाबा और मम्मा को कई बार कहा कि ये लड़कियों का स्कूल नहीं है, और बाबा उन्हें कहते आप इसे लड़की नहीं लड़का ही समझे। जहां मेरी बेटी का दिल करेगा ये वहीं पढ़ेगी। कुछ दिन मैं भाइयों के साथ जाती रही, फिर एक और स्कूल में जाने लगी। मेरा वहां से भी दिल उकता गया और उन्हीं दिनों बाहर से मेरे चचा अपनी फैमिली को लेकर हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। चचा की एक बेटी मेरी हम उम्र थी, जिसका नाम परीशा था। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। हम एक साथ खेलते और फिर मैंने उसी के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों ने सुकून का सांस लिया था। मैं हर रोज परीशा के साथ स्कूल जाती। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। स्कूल से कॉलेज पहुंच गई थी, पर हमारी दोस्ती में फर्क न आया। मैंने परीशा को अपनी भाभी बनाने का सोच लिया था, ताकि मेरी दोस्त मेरे साथ ही रहे। कई बार मैंने मामा से कहा। मामा मेरी सहेली भी थी, मेरी हर बात सुनती और मैं बिना झिझक उनको सब कुछ बता देती थी। मुझे सबसे ज्यादा मामा ही प्यार किया करती थी। मामा ने कहा, अभी तुम दोनों पढ़ रही हो, पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर हम तुम्हारे भाई से बात करेंगे, और फिर जब तुम्हारा भाई अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तो शादी की बात करेंगे। ऐसे तुम्हारे चाचा इनकार ही ना कर दें, क्योंकि तुम तो जानती हो कि उनकी क्या सोच है। उनके लिए लड़की हो चाहे लड़का, पढ़ा लिखा होना और अपने पैरों पर होना बहुत अहम है। उनके लिए जमीन जायदाद मायने नहीं रखती। वो कहते हैं कि इंसान पढ़ा लिखा ना हो तो वो दुनिया का नाकारा इंसान है। उनकी ऐसी ही सोच है। ऐसे तो हमें भी शर्मिंदगी होगी, और ऊपर से तुम्हारे भाई का ध्यान सिर्फ अपनी जमीनों की तरफ है, और तुम्हें तो अपने भाई का पता है कि कितने गुस्से वाला है। मामा की बात भी सही थी। मैं कुछ अरसा इस बात को भूल गई, पर मेरे भाई ने तालीम छोड़ दी और बाबा के साथ जमीनों को देखने लगे। वो कहने लगे, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत है, ये सब काम लड़कियों के होते हैं जो दिल बहलाने को पढ़ने लग जाती हैं। मेरे बड़े भैया की यही सोच थी, लेकिन मेरा दूसरा भाई पढ़ रहा था और उसका रवैया भी नर्म होता था। वो बिल्कुल बड़े भैया जैसा नहीं था। मैंने घर में शोर डाल दिया कि मेरी सब सहेलियों के भाइयों की शादियां हो रही हैं, बड़े भैया की भी शादी कर दें। और मैं दादी को लड़की का नाम बताने ही लगी थी कि छोटे भाई अफान ने कहा, बड़े भाई को शादी नहीं करनी, उन्हें कोई जल्दी नहीं, पर मुझे जल्दी है, मेरे बच्चे मेरे बिना उदास हैं। और दादी उसको डांटने लग जाती। दादी ने बेशर्म और पता नहीं क्या क्या खिताब दे दिए भाई को। सब हंस रहे थे, और साथ ही दादी ने हुक्म दे दिया कि घर में सबसे पहले शादी महानूर की होगी। अब इसकी उम्र हो गई है शादी की, लड़कियों की शादी जितनी जल्दी कर दें उतना ही अच्छा है। पापा ने कहा, माँ जी मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमारी आजकल वैसे भी दूसरे गांव के लोगों से दुश्मनी चल रही है, और एक ही बेटी है मेरी। मैं नहीं चाहता कि कोई ऊंच नीच हो जाए। आप भी उबैदुल्ला यानी मेरे बड़े भाई, उसको समझाया करें कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ, पर वो अपनी मन मर्जियां ही करता है। जरा से कुछ कह दो आपे से बाहर हो जाता है। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ गलत ही न कर बैठे। जवान खून है, दादी अम्मी ने कहा। परेशान न हो, मेरी बात सुनता है। जैसे ही घर आता है मैं उससे बात करूंगी। वैसे भी मानूर सही कहती है, हम उसकी शादी कर देते हैं, खुद घर की तरफ ध्यान हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि कोई लड़का भी देखो, हम मानूर और उबैदुल्ला की शादी एक साथ कर देंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। और दादी अम्मी ने मुझे कहा, जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया, हमने कौन से लड़की से नौकरी करवानी है। साथ ही बाबा को लड़का ढूंढने का हुक्म दे दिया।
जिस पर बाबा ने ताबेदारी से सर हिला दिया। मैं अपना पैर पटकती कमरे में चली गई। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मैं तो मजीद आगे पढ़ने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती थी। बहुत से ख्वाब थे मेरे। मुझे तो गुस्से की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। कमरे में टहलती रही और फिर बाहर आ गई तो देखा कि लॉन में मेरा भाई अफान और परीशे खड़े हंस रहे थे। मेरी आंखों को यकीन ही ना आया। कहाँ मैं उबैद भाई के साथ परीशे को दुल्हन बने देखती रही और कहाँ ये अफान भाई के साथ खड़ी हंस रही है, वो भी रात के इस वक्त। फिर मैंने अपने दिमाग में आने वाले फजूल ख्याल को झटक दिया कि हो सकता है वो वैसे ही कोई बात कर रहे हो। हमारे और परीशे का घर साथ साथ था और सब कजन्स में हंसी मजाक चलता रहता था। जैसे ही परीशे ने मुझे देखा तो फौरन जाने के लिए मुड़ गई। मैंने भी भाई से पूछा क्या चल रहा था। कहने लगा तुम जासूसी कम किया करो, और कमरे में चले गए। मैंने सोच लिया था कि मुझे परीशे से पूछ लेना चाहिए, क्या पता वो किसी और को पसंद करती हो। आखिर को हम बेस्ट फ्रेंड भी तो हैं। वो मेरे दोनों भाइयों में से किसी की भी दुल्हन बनकर आती मुझे कबूल थी, क्योंकि मुझे तो परीशे की शक्ल में भाभी चाहिए थी। और बिलाखिर परीशे ने बताया कि वो और अफान बचपन से ही एक दूसरे को बेहद चाहते हैं और पढ़ाई मुकम्मल होते ही शादी भी करेंगे। पर अभी बड़ों की बारी है। अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कोई बात निकले। तुम तो हमारे खानदान को जानती हो, ऐसी कोई मोहब्बत वाली बात सुन ली तो जान से ही मार देंगे। वो सही कह रही थी। हमें इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते। हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। पर कहते हैं ना कि दिन खुशी के हों या गम के, ज्यादा दिन नहीं रहते। पर मेरी जिंदगी से, मेरी ही नादानी की वजह से खुशियां हमेशा के लिए खत्म होने जा रही थी। और इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दिन हुआ था। तब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ। मेरे कई रिश्ते आने लगे। दादी, अम्मी और अब्बा को तो कोई रिश्ता पसंद ही ना आता। मम्मा ने आखिर तजवीज़ पेश की कि पहले बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं, बहू घर आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी। अभी मानूल का रिश्ता देखते रहते हैं, जैसे ही पसंद आ गया तो शादी कर देंगे। सब इस तजवीज़ पर रजामंद हो गए और बड़े भाई के लिए लड़की देखने का सिलसिला शुरू हो गया। भाई की शादी फुप्पो के घर तय पा गई और मैंने भाई की मंगनी और शादी पर अपना हर अरमान पूरा किया। इसी दौरान मेरी मुलाकात हैदर मलिक से हुई। शादी में एक दो बार नजर आया था। सुनने में आया कि बैरून मुल्क पढ़ रहा है और अपने गांव में अस्पताल खोलने का प्लान है। बहुत सी लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, पर वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी शख्सियत में ऐसी कोई बात जरूर थी जो मैं उसको कई दिन भूल नहीं पाई थी। और फिर न जाने उसने मेरा नंबर कहाँ से ले लिया। मुझे कॉल्स करता रहता। उसे शायरी बहुत पसंद थी। हर रोज सुबह एक नए शेर से होती। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें और वो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं उसको जवाब देने लगी और यूं 7 माह के अरसे में हम एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। एक दिन चचा मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गए और कहा, जब तुम मेरी बेटी ले सकते हो तो फिर मेरी भी चाहत है कि महानूर मेरी हवेली की बहू बनकर आए। आखिर को एक ही भतीजी है मेरी। सभी बहुत खुश थे और बाबा, दादी और अम्मी ने फौरन हाँ कर दी। जब मुझे पता चला तो मेरे तो कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैं तो हैदर को पसंद करती थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि किसी को ये बात बता सकती। जल्दी से मैंने हैदर को मैसेज किया और उसने आगे जो बात बताई, मुझे लगा कि मेरी मोहब्बत मेरे लिए सारी उम्र का रोग बन जाएगी और मैं कभी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकूंगी, क्योंकि वो तो हमारे दुश्मनों का बेटा था, जिनका नाम सुनना भी हमारे खानदान वाले एक जुर्म समझते थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। सबको लगता कि मैं अपनों से बिछड़ जाने के दुख में रो रही हूँ। सब मुझे हर रोज तसल्लियां देते, पर मैं किसी को क्या बताती कि मैं तो मोहब्बत कर बैठी हूँ। मेरी पढ़ाई भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि भैया ने कहा, बस बहुत पढ़ लिया, हमारे खानदान में वाहिद तुम ही लोग हो जो इतना पढ़ गई, वरना मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। अगले दिन चचा मेरी शादी की तारीख लेने आ गए ताकि बेटे और बेटी की शादी एक साथ करते, और वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने तबीयत की खराबी का बहाना करके मना कर दिया। बाबा ने कहा कि इतनी अचानक कैसे, वो कुछ दिन सोच कर फिर शादी की तारीख बता देंगे, आखिर घर की बात है। मैंने उसी दिन हिम्मत करके मम्मा से कहा, मम्मा मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। इतनी ही बात की थी कि मम्मा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा, यही चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आ रही है, खबरदार जो मोहब्बत का नाम भी लिया तो। और उसी वक्त दादी के कमरे से फुप्पो की रोने की आवाज़ें आने लगी। दादी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले अच्छी भली हमारे साथ खाना खा रही थी और अचानक हार्ट अटैक से वो चल बसी। हमारे घर में सब सोगवारी में जा चुके थे। कोई न कुछ खाता ना पीता, सब उदास रहते। दादी से सब अटैच ही इतने थे कि किसी को उनकी मौत का यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी शादी लेट हो गई और मुझे लगा कि किस्मत मेरा साथ दे रही है।
मैंने हैदर से कहा कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं। उसने कहा, जैसे ही खानदान वालों को पता चलेगा वो हमें मार देंगे, हमारा नामो निशान भी किसी को नहीं मिलेगा, और हम कब तक भागते रहेंगे। फिर बाबा ने चचा को मेरी शादी की तारीख दे दी और मुझे लगा कि मैं हैदर के बगैर मर जाऊंगी। जवानी की उम्र ही ऐसी होती है जिसमें कुछ लोग खुद गर्ज हो जाते हैं और वो अपने अलावा किसी का नहीं सोचते, भटक जाते हैं। मैं भी भटक गई थी, अपने हाथों से अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। मैं हैदर को पसंद करती थी और वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन हमारे खानदान वाले एक दूसरे के दुश्मन थे और कभी भी हमारी शादी नहीं हो सकती थी। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया कि वो मेरे भाई से लड़ाई करेगा और झूठ मूठ मरने का नाटक करेगा। उसके खानदान वाले बदले में वनी में मुझे मांग लेंगे और किसी नौकर के साथ ब्याह देंगे, लेकिन हैदर नौकर की जगह निकाह कर लेगा। और फिर हमने ऐसा ही किया। मैं वनी हो गई, मेरा निकाह भी हो गया, और फिर जब मैं रुखसत हुई तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर्स की जगह बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। लेकिन जब मेरा शौहर कमरे में आया और उसने घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो हैदर का बड़ा भाई था जो ज़हनी तौर पर मासूर था। मेरी शादी एक पागल से कर दी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं अभी कुछ सोच ही रही थी जब मेरी सास आई। उसने कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि बेड पर बैठो, यहाँ जमीन पर जगह है तुम्हारी, और मुझे बाजू से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैं उनसे हैदर का पूछना चाहती थी, पर मेरी सास चली गई और मेरा पागल शौहर तालियां बजा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैं जिसने रुखसत होते वक्त एक आंसू नहीं बहाया कि मेरी शादी मेरी पसंद की जगह हो रही है। मैंने तो अपने चचा के बेटे के रिश्ते को ठुकरा दिया था। वो तो मुझसे मोहब्बत भी करता था और उससे कहा कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। लेकिन आज जो हुआ, मैं उस पर पछता रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। हैदर ने मेरे साथ धोखा किया, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी और सुबह होते ही मेरी सास ने मेरे ऊपर पानी का एक जग फेंक दिया और कहा, महारानी, यहाँ मलका बनाकर नहीं लाए, उठो और घर का काम देखो। उन्होंने सब काम करने वालों को छुट्टी दे दी थी। मैं उठी और उठकर घर का काम करना शुरू कर दिया, जबकि अपने घर में तो मैं पानी भी उठकर नहीं पीती थी। मैं बस एक बार हैदर से पूछना चाहती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे नफरत होने लगी थी उससे, पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था। मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी। खाना खाने लगी तो मेरी सास ने खाना जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी, अब खा खाना, और बद्दुआएं देने लगी। हर रोज मुझे जलील किया जाता और अपने पागल शौहर को भी संभालना पड़ता। कभी तो दिल करता कि उसको जान से ही मार दूं। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। दिन रात रोती कि ये मुझसे क्या हो गया। मैं कैसे इतनी खुदगर्ज हो गई कि अपने ही रिश्तों को धोखा दे दिया। काश मैंने ऐसा न किया होता। काश मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट देती, पर ऐसा न करती। मेरी सास और ससुर मुझे देखते ही मुझे बातें सुनाना शुरू हो जाते। मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता था। मेरी सास मेरे सर पर खड़ी हो जाती। जैसे ही कोई काम गलत हो जाता मुझे थप्पड़ मारती और मुझे अपना घर याद आता, जहाँ कभी कोई ऊंची आवाज से भी मुझसे नहीं बोलता था। मेरी एक नंद थी जो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती और कुरान पाक पढ़ती रहती। मैं जब उसको खाना देने जाती तो वो सफेद लिबास पहने इबादत में मशगूल रहती। एक दिन ऐसे ही मैं उसके पास बैठ गई और उससे कहा, आपा, एक बात पूछूं? क्या आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं जो सुलूक मेरे साथ हो रहा है? अगर आप माँ जी या अपने बाबा से कहते कि वो मेरे साथ इतना जुल्म न किया करें, बेशक मुझे खाना न दे, पर जानवरों जैसा सुलूक तो ना किया करे मेरे साथ। तो वो कहने लगी, इस घर में सभी दरिंदे, जो एक इंसान था वो भी इस दुनिया से चला गया, और मैं जो यहाँ बैठी हूँ तुम अकेली वनी होकर नहीं आई हो, मैं भी वनी की गई हूँ। मेरा निकाह कुरान पाक के साथ कर दिया गया है और लोगों से कहा है कि मैं मर चुकी हूँ, जबकि मैं इस कैद खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने कहा, आपा, आपने ऐसा क्या किया था? कहने लगी, मोहब्बत की थी और सामने वाला बेवफा निकला। मेरे हैदर भाई ने बहुत कोशिश की थी मुझे यहाँ से निकालने की, पर वो भी नाकाम हो गया। मैंने पूछा, आपने किससे मोहब्बत की थी? तो मेरी नंद ने जवाब दिया, तुम्हारे बड़े भाई उबैदुल्लाह से। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? तो मेरी नंद, जिसको सब आपा कहते थे, कहने लगी, मैं भागकर शादी करने वाली थी, पर तुम्हारा भाई आया ही नहीं। उसने कहा, तुम दुश्मनों की बेटी हो और हम दुश्मनों की बेटी को वनी तो बना सकते हैं, पर अपनी हवेली की जीनत नहीं। अगर वनी होकर आना है तो आ जाओ। और मैं रास्ते से ही वापस चली गई। जब घर वापस आई तो बाबा साईं और भैया को पता चल गया और उसी वक्त मेरा निकाह कर दिया गया। बाबा साईं ने कहा कि तुम्हें मार देने से बेहतर है कि तुम रोज सिसक कर मरो, और मैं रोज ही मर रही हूँ। मुझे इस कमरे से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। मेरी नंद रो रही थी और मैं सोच रही थी कि ये रिवायात, ये रस्में कब खत्म होगी,
कब एक औरत को उसकी मर्जी से जीने दिया जाएगा? आखिर कब तक मोहब्बत को गुनाह समझा जाएगा? कब तक मोहब्बत की सजा मिलती रहेगी? मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया था और शायद ये उसी की सजा थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अपनी नंद से हैदर का पूछना चाहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। पता नहीं कहाँ चला गया था। शायद बुज़दिल था, मेरा सामना करने से घबरा रहा होगा। मेरे भाई ने उसके बहन के साथ ऐसा किया, तभी उसने मुझसे बदला लिया। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरी सास आई और मुझे बालों से घसीटते हुए बाहर ले गई। कहने लगी, अपने शौहर को संभाल। मेरा शौहर, जो खाना सारा कपड़ों पर गिरा बैठा था, वो रो रहा था। उस पागल को मेरे पल्लू से बांध दिया गया। पता नहीं उसने कब मरना था। हर वक्त शोर करता रहता और एक दिन मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और वो बेहोश हो गया। मुझे लगा कि सच में मर गया है। कितनी देर उसको होश नहीं आया और फिर जाकर अपनी सास के दरवाजे पर दस्तक दी। उनसे कहा कि आपके बेटे को होश नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ। तो वो मुझे घूरती हुई कमरे में आ गई और पानी के छींटे मारने लगी। डॉक्टर को बुलवाया तो उसने कहा कि डर कर बेहोश हो गया है, आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। डॉक्टर के जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगी, क्या कहा तुमने मेरे बेटे को? तभी उनका पागल बेटा आकर मेरे बाल काटने लगा और कहने लगा कि मेरे जितने बाल करें इसके। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़े भीख मांगने लगी। मेरी सास ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर रहम किया जाए, और मेरी सास ने मेरे बाल काट दिए। उनका पागल बेटा खुश होकर तालियां बजाने लगा। मेरी सास ने कहा, अगर इसे कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारे खानदान वाले भी तुम्हारी लाश को पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं डरने लगी थी और फिर उस दिन मेरी सास ने सजा के तौर पर मुझे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन दरवाजा खोला। मुझे अंधेरे कमरे में डर की वजह से बुखार हो चुका था। रंगत पीली पड़ चुकी थी, पर मैं बेबस हो चुकी थी। कोई भी मेरा लिहाज नहीं करता था, किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। जिसकी वजह से मैं ये जुल्म सह रही थी वो खुद कहीं गुम हो गया था। बस एक बार मेरे सामने आ जाता तो उसका गिरेबान पकड़कर पूछती कि मेरा क्या कसूर था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। इससे तो अच्छा था कि मोहब्बत से मुकर जाता, पर इतने माह हो चुके थे, हैदर की कोई खबर नहीं थी। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए मेज पर अपनी जेठानी का फोन देखा और जल्दी से भाई को कॉल करने लगी कि किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल ले, और रो रो कर भाई से बात कर रही थी। तभी मेरे जेठ ने मोबाइल फोन छीन लिया। मैंने उनसे कहा कि प्लीज भाई मुझे अपने भाई से बात कर लेने दे, पर वो मुझे घसीटता हुआ बाहर ले गया और अपनी माँ के पैरों में फेंक दिया। कहने लगा, इसे लगाम डाल कर रखें, आज ही अपने भाई को फोन कर रही थी, कल को ऐसा ना हो कि यहाँ से भागी जाए। इसके खानदान वालों ने जो जुर्म किया है उसकी सजा बहुत कम है। मेरा तो दिल करता है कि इसके खानदान वालों का नामो निशान ही मिटा दूं। मैं हाथ जोड़े रो रही थी, उनसे माफिया मांग रही थी, और तभी मेरा पागल शौहर सीढ़ियों से गिर गया। उसके सर पर चोट लगी और खून निकलने लगा। मेरी सास और सभी उसकी तरफ भागे, और जैसे ही मैं उसके पास जाकर खड़ी हुई, मेरी सास मुझे धक्के देने लगी। कहने लगी, तुम्हारे खानदान वालों का दिल नहीं भरा हमें तकलीफें दे देकर। पहले मेरी बेटी की खुशियां खा गए, मैं चुप रही, फिर मेरे बेटे हैदर को जान से मार दिया और उसके बदले में तुम्हें भेज दिया। मुझ पर अचानक बिजली गिरी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत सुन रही हूँ। मैंने कहा, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? हैदर को क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं मालूम हैदर को क्या हुआ है? मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, तुम्हारे भाई ने उसे जान से मार दिया। क्या मिला तुम लोगों को ये सब करके? मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को, तुम कभी सुकून से ना रह सको। एक माँ की बद्दुआ है कि तुम्हारे खानदान वालों का नामो निशान मिट जाए। और अपने शौहर को कहने लगी, छोड़ आए इसे इसके बाप के घर और उन लोगों को बताएं कि हमें खून का बदला खून चाहिए, मुझे तभी सुकून मिलेगा। मैंने उनके पांव पकड़ लिए, उनसे कहा कि मेरे घर वालों को कुछ न कहें, आपने मारना है तो मुझे मार दे, मैं हर जुर्म के कसूरवार हूँ, पर मेरे खानदान वालों को छोड़ दें। मेरा जेठ मुझे ठोकर मारता हुआ चला गया और मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैं खुद को ही मारने लगी कि ये मुझसे क्या हो गया, हैदर कैसे इस दुनिया से चला गया। मैं तो समझी थी कि उसने नाटक किया मरने का, पर भैया ने उसे सच में मार दिया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, मैं अंदर से मर चुकी थी। अब किसी का जुल्म मुझ पर कोई असर नहीं करता था। रोज मुझसे जानवरों जैसा सलूक होता और मैं आधी रात को हैदर की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगती हूँ। मेरे दिल में, मेरी रूह में आज भी उसकी मोहब्बत बसती है और मैं बस इंतजार में हूँ कि मुझे कब मौत आएगी, क्योंकि मेरी मौत ही मुझे इस जालिम समाज की रस्मों से निजात दिला सकती है।